दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं और छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से 20-25 प्रश्न पढ़ा जा रहा है। 20-25 प्रश्न के साथ जो व्याख्या पढ़ा जा रहा है, तो देखा जाए तो 50-60 प्रश्न तो हो ही जा रहा है पर डे। और साथ ही साथ हम लोग लेक्चर वीडियो भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके पहले आपको नाटक का पूरा वीडियो आपको मिल चुका होगा, उसका प्रैक्टिस सेट भी मिल चुका होगा। इस समय हम लोग उपन्यास का लेक्चर वीडियो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में उस लेक्चर वीडियो को रोक करके प्रैक्टिस सेट पढ़ा जा रहा है। तो अब इस तरह से हम लोग अब तक 75 क्वेश्चन, एक प्रैक्टिस सेट का छोटा छोटा 25-25 प्रश्नों को हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो ये 75 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन आज आपके सामने है। और यहाँ इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार ये प्रश्नों का कलेक्शन है। उसका पूरा व्याख्या के रूप में आपको यहाँ से मिल रहा है। तो अगर आप न देखे हों तो आप उस प्रैक्टिस सेट को या उस पुराने जो भी लेक्चर वीडियोज़ है आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं अच्छे अच्छे वीडियोस के, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर वो क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ निरंतर 10 अच्छे अच्छे प्रश्नों को, गुड़ प्रश्नों को क्विज के मोड में मैं देता हूँ, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक निवेदन मैं ज़रूर करूँगा कि एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर खंगाल लीजिएगा, वहाँ अवश्य जाइए, क्योंकि वहाँ टीजीटी पीजीटी लेवल का कुछ वीडियो है, जीआईसी लेक्चरर का कुछ वीडियो है, फिर आपका ये जूनियर एडेड का कुछ वीडियो है, फिर हालांकि टेट वगैरह का भी है, तो खैर छोड़िए, वो तो आपके मतलब चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला जुला करके उसमें आपको 250 से 200 वीडियो मिलेंगे और शानदार वीडियो मिलेंगे। आप एक बार जाएं तो सही, निश्चित है कि आपको एकदम लगेगा कि आप को मतलब कोई एक कहा जाए अंधे हाथ बटेर लगना, कुछ ऐसा। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, आपको वहाँ निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप वीडियो देखने बाद खुद कमेंट करेंगे, हाँ सर कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो उस वीडियोस को देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस सेट का भी आनंद लेते चलिए। धीरे धीरे इसी तरह से तैयारी होती चलेगी और एट लास्ट तक जाते जाते कंप्लीट तैयारी हो जाएगी यहाँ से। चलिए, हम लोग 76 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें हैं, वे झूठी सती अवेश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो देखिए, 4 लोग हैं, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, ज़्यादा इसमें सस्पेंस में रखने का आवश्यकता नहीं है, सीधे आ जाइए, कमलेश्वर का ये कथन है। ठीक है ना। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। ठीक है ना। तो आइए इसको देख लिया, सुमेलित किस तरह से किया जा सकता है। अब देखिए, आपको पहले अगर सुमेलित करने की बात है तो विकल्प को देखने के पहले ये जानना पड़ेगा कि किसकी कौन सी कहानी है। अगर महुए के पेड़ की बात अगर किया जाए, ठीक है ना, तो जो महुए का पेड़ है यह वास्तव में ये जामुन का पेड़ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो विकल्प जो दे रखा है ना, जो विकल्प दे रखा है वह कृष्णचंद्र का है ही नहीं। ये महुए का पेड़ यहाँ कृष्णचंद्र जो दिया हुआ है तो उनका नहीं है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आपको ये महुए का पेड़ ये है कि ये मार्कंडे का है, और यहाँ जामुन का पेड़ जो है कि, और यहाँ मार्कंडे आपके ये विकल्प में है ही नहीं। तो इसलिए जो है कि ये सही विकल्प नहीं हुई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। अगर मैं आपको बताऊं कि कृष्णचंद्र का कौन सा है, तो कृष्णचंद्र का या तो अगर जामुन का पेड़ करे तब तो समझ में आ रहा है, नहीं तो कृष्णचंद्र का जो है वह आपका है पेशावर एक्सप्रेस, है कि उनकी ये है कहानी, पेशावर एक्सप्रेस। ठीक है ना, एक्सप्रेस। और उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं हरिशंकर परसाई की बात अगर किया जाए, तो हरिशंकर परसाई का जो है 5 रुपये की आज़ादी, ये है, मतलब यहाँ से ये मिलान कर लीजिए। ठीक है ना। और लक्ष्मी जहाँ कैद है, अगर इसकी बात किया जाए तो राजेंद्र यादव का है। ठीक,
उसके साथ राजा निर्बंसिया की बात किया जाए तो राजा निर्बंसिया जो है कि कमलेश्वर का है, ठीक है ना। अगर वापसी की बात किया जाए तो वापसी जो है कि उषा प्रियंवदा का है, जो कि इस विकल्प में है ही नहीं, ठीक है। और पेशावर एक्सप्रेस जो कि कृष्णचंद्र का है। तो इस तरह से आपका जो जो विकल्प होगा वह आपका ए होगा। क्या होगा? ए, ये वाला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो अब देखिए, सरल और शांत लड़की थी, उद्धत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। तो अब यहाँ जो है कि आपका जो विकल्प दे रहा है, विकल्प नंबर ए जो दिया है कि ए बी सी, अर्थात ये तीनों, यानी कि सरल और शांत भी थी, उद्धत और चंचल भी थी, और पुस्तकें पढ़ने की शौकीन भी थी। तो ये आपका विकल्प नहीं है, ठीक। बी देखिए, ए और बी माने सरल और शांत थी, उद्धत और चंचल थी, तो ये दोनों एक साथ ये गुण हो ही नहीं सकता है, तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं है। अब इसके पास आइए बी और डी, यानी कि विकल्प नंबर सी। तो बी मतलब ये उद्धत और चंचल ये थी ही, और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। तो ये दोनों गुण इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है कि यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि सी। क्लियर? चलिए 79 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो आपका ये है 79। तो 79 का जो आपका ये है, यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा बी। किससे है? कफन से, ठीक है ना। ये कफन नामक कहानी का ये कथन है, ये कि अगर दोनों साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत होती, इन्हें की प्रकृति विचित्र जीवन था इनका। तो ये उसी कफन से लिया गया है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यह कहानी किसकी है? कफन मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। और इसमें जो है कि इसका ये मतलब एक तरह से इसकी अंतिम कहानी इसको मानी जाती है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी मानी जाती है, ठीक है। 80 नंबर के क्वेश्चन देखा जाए, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो है ये इसमें से देखिए कौन है? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर, क्योंकि यही जो है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। अगर महीप सिंह की बात किया जाए, महीप सिंह, तो महीप सिंह जो है यह किस कहानी के प्रवर्तक हैं? तो महीप सिंह आप जान लीजिए, आप जानते भी होंगे, सचेतन कहानी। कौन सी कहानी? सचेतन। सचेतन कहानी के ये प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। और महीप सिंह जो है कि आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से ये सचेतन कहानी आंदोलन प्रारंभ किए थे। किस पत्रिका से? आधार, इसका जो आधार पत्रिका था, आधार पत्रिका, उसी में यह सचेतन कहानी का विशेषांक, पत्रिका का नाम था आधार, ठीक है। और ये सचेतन कहानी विशेषांक के नाम से अपना शुरू किए थे, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी किस विधा की रचना है? राग दरबारी, तो राग दरबारी विधा की बात अगर किया जाए तो दोस्तों यह उपन्यास है, आप इसको जानते हैं, और बहुत ही मज़ेदार उपन्यास है। मैं तो कहूँगा कि एक बार इसको पढ़ लीजिए, और अगर आप कभी जीवन में जितना नहीं हंसे होंगे उससे ज़्यादा इस उपन्यास को पढ़ने पर हंसेंगे। इतना शानदार व्यंग्यात्मक रूप से ये श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है कि एकदम तबीयत मस्त हो जाता है। और यहाँ मतलब बहुत ही शानदार उपन्यास है ये, ठीक है ना, जिसमें वैद्य है, शनिचर है, फिर ये रंगनाथ बाबू हैं, इसे कुछ करके कुछ अच्छे अच्छे पात्र हैं, और इन पात्रों को इतना शानदार कलेक्शन किए हैं, और इनकी व्यंग्यात्मक भाषा तो काबिले तारीफ़ है शुक्ल जी की, तो बहुत शानदार है ये, ठीक है। आइए 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? 82।
तो यह कथन है आपका सी, फणीश्वरनाथ रेणुका। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणुका है यह कथन। ठीक है ना, यह मैला आंचल से लिया गया है। ठीक है, इसको आप जान लीजिए। तो यह एक आंचलिक उपन्यास भी आप इसको जानते हैं, मैला आंचल। अब आपको बताना है कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब किस सन में मैला आंचल ये प्रकाशित हुआ था। आप इसको हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और इनका फणीश्वरनाथ रेणुका एक दो अगर रचना भी उसमें लिख दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो थोड़ा सा इससे आपकी तैयारी भी मतलब अच्छी होती चली जाएगी। तो आप इसको बताएंगे। ठीक है, आगे 83 नंबर क्वेश्चन, भट्टिनी किस उपन्यास की भट्टिनी। तो भट्टिनी जो है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, आपका बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसी की वो जो है कि नायिका है। इसके जो अन्य नायिका हैं आप एक नाम सुने होंगे, निउनिया। क्या नाम सुने होंगे? निउनिया, जिसको निपुणिका भी कहा जाता है, निउनिया, निउनिया। ठीक है, और एक और पात्र है, इसका नाम है सुचरिता। क्या नाम है? सुचरिता एक नाम है, सुचरिता। महामाया है, ये क्या है? महामाया, महामाया एक पात्र है। ये सब पात्र हैं। चलिए आगे अगर हम लोग थोड़ा सा और भी विस्तार की बात अगर देखा जाए तो आइए 84 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन के अनुसार बताना है। तो प्रकाशन के अनुसार जो है कि अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले भाग्यवती जो है कि सबसे प्राचीन उपन्यास है, सबसे पहले का उपन्यास है। तो आप देखिए, अगर भाग्यवती जहाँ सबसे पहले होगा वही आपका विकल्प सही होगा। तो देखिए आपका विकल्प नंबर हो जाएगा डी, भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन। तो अब भाग्यवती उपन्यास जो है कि यह कब ये प्रकाशित हुआ था, आप इसको जान लीजिए। तो भाग्यवती 1877 का उपन्यास है। कब का है? 1877 का। और किसका आप जानते हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। अगर नदी के द्वीप की अगर बात किया जाए, नदी के द्वीप, तो यह जो है कि अज्ञेय का है, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। लेकिन रही बात है कि प्रकाशन वर्ष की बात है, तो प्रकाशन वर्ष इसका है 1951 है। क्या है? नदी के द्वीप का जो प्रकाशन वर्ष है यह क्या है? 1951। ठीक है, 1951 है, 51। अगर अंधेरे बंद कमरे की बात किया जाए तो यह जो है कि आप जानते हैं यह किसका ये उपन्यास है, अंधेरे बंद कमरे। तो यह है मोहन राकेश का। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात अगर किया जाए तो 1900 क्या है? 61, 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर वे दिन की बात किया जाए तो निर्मल वर्मा का है। किसका है? वे दिन, निर्मल वर्मा। और इसके प्रकाशन की बात किया जाए तो ये 1964 का है। तो इस तरह से जो है कि ये आप इसको याद करें बहुत अच्छे ढंग से। ठीक, तो 85 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यशपाल का झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? कारण बताना है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया था, तो ऐसे ही गलत है। ठीक है ना। उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, ये भी गलत है। उसमें रचनाकार कुछ भी अपने ओर से नहीं करता है, ये भी गलत है। ठीक है ना। तो फिर सही क्या है? उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, इसलिए जो है कि यह काफ़ी लोकप्रिय है। और एक चीज़ इसके बारे में और भी जान लीजिए कि झूठा सच के लेखक तो आप जानते ही हैं, यहाँ ऊपर दिया भी है कि यशपाल हैं। लेकिन झूठा सच उपन्यास 2 भाग में है। कितने भाग में है? 2 भाग में है। पहले भाग का नाम है वतन और देश। क्या नाम है? वतन और देश। और इसका जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। क्या नाम है? देश का भविष्य।
देश का भविष्य। और प्रकाशन की बात अगर किया जाए तो वतन और देश जो है यह 1958 का है। कब का है? 1958 इसका प्रकाशन वर्ष है। और अगर देश के भविष्य की बात किया जाए तो 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है ना। और इसके बाद इनके और उपन्यास के बारे में जानते हैं, जैसे दादा कामरेड है, विद्रोही है, दिव्या है, पार्टी कामरेड है, अमिता है, फिर मनुष्य के रूप है, क्यों फंसे यह भी उनका उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात यह भी उनका उपन्यास है। तो ये सब जानना जरूरी है। आप इसकी तैयारी खूब शानदार ढंग से करें। ठीक है ना। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? अब आपको ये बताना है। तो देखिए, अमृतलाल नागर तो नहीं है, अमृतलाल नागर तो नहीं है। ठीक है ना। यशपाल भी नहीं, विष्णु प्रभाकर भी नहीं है। तो हैं कौन? तो सीधा सीधा फंडा है कि वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे एक मैं अनुरोध करना चाहूँगा। अमृतलाल नागर के 2 रचना, यशपाल के 2 रचना, विष्णु प्रभाकर के 2 रचना आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। तो इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और हमें भी लगेगा कि हाँ चलिए आप मतलब कुछ कर रहे हैं और तैयारी आपकी बड़ी शानदार हो रही है। तो कुछ ये भी मतलब हमें भी पता चलता रहेगा, तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और कोई बात नहीं है। इसको आप आदेश मत समझिएगा, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जब आप खुद से लिखेंगे ना कमेंट बॉक्स में, तो कहीं ना कहीं आप दिमाग पर जोर डालेंगे, हाँ यार इसका तो ये 2 उपन्यास फला फला है या 2 रचना फला फला है। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी ये होती रहेगी ना। और जो भूला बिसरा चीज़ है वो याद होता रहे। कम से कम हो सकता है आप एक आध बार कहीं किसी बुक से उलाट कर देख लें, हाँ ये बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, सर पूछे हैं तो हम इसको लिख दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है। एक जुड़ाव है और कोई बात नहीं है। जैसे कुछ लोग तो लिखते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं लिखते हैं, तो शायद उन लोग अगर ये समझते हो कि मैं आदेश दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये मैं आदेश आपको दे ही नहीं सकता हूँ। आप मेरे अपने हैं, आप मेरे हृदय में रहते हैं, इसलिए आदेश निर्देश की कोई बात नहीं, बस एक जुड़ाव की बात है। ठीक है ना। चलिए, हाँ आगे हम लोग शुरू करते हैं। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, 87 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निरंतर आपको यहाँ से वीडियो मिल रहा है। और प्लेलिस्ट में अवश्य एक बार जाएं। प्लेलिस्ट को तो निश्चित है कि आप एक बार खंगालें, उसके बाद आप हमसे बात करिएगा तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ सर, प्लेलिस्ट को मैंने देखा और वास्तव में शानदार शानदार वीडियोज़ हैं। चलिए आगे बढ़िए। मेरे पुराने साथी हैं वो लाइक शेयर अवश्य करें, बस इतना सा निवेदन है। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों के प्रकाशन के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प आपको चुनना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ सही जो विकल्प की जो बात है, आप यहाँ देखिए, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस के हंस। तो ये फिर अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस के हंस, सुहाग के नुपुर, ये जो इनके उपन्यास हैं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किसका प्रकाशन वर्ष कब है, तब तक ये आप इसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग पहले इसको जान लेते हैं कि कौन सा उपन्यास कब लिखा गया। अगर बूंद और समुद्र की बात अगर किया जाए, बूंद और समुद्र, तो यह जो है कि 1956 की रचना है। कब की है? 1956। ठीक। सुहाग के नुपुर की बात अगर किया जाए, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर, तो यह जो है कि 1960 का है। कब का है? 1960। एक मिनट, हाँ, कब का है? ये 1960 का है। अगर अमृत और विष की बात किया जाए, अमृत और विष की बात अगर किया जाए, तो अमृत और विष 1966 का है। कब का है? ये 1966 का है। ये 1966 का है। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर मानस के हंस की बात अगर किया जाए, किसका? मानस का हंस। तो मानस का हंस जो है कि इसका यह जो है कि लिखा गया था 1927 में। कब लिखा गया था?
ये 27 नहीं, 72 है, 1972। क्या है मानस का हंस? 1972। तो इस तरह से आप ध्यान दिए होंगे। तो सबसे पहले बूंद और समुद्र है, फिर उसके बाद सुहाग के अनुपुर है, फिर अमृत और विष है, और उसके बाद 1972 ये है। तो कुल मिला जुला कर आपका पहला ही विकल्प यानी कि विकल्प नंबर ए ही सही होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? अब आपको ये बताना है यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है, आपको मैं सस्पेंस में क्या डालूं, सीधे हम लोग सीधे उत्तर पर आते हैं। प्रियंगु मंजरी का है, प्रियंगु मंजरी, ठीक है ना। ये उसी का कथन है। और यह कहाँ से लिया गया अब ये भी तो जान लीजिए। प्रियंगु मंजरी है कौन, किसकी पात्र है? तो मोहन राकेश का एक नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। क्या? आषाढ़ का एक दिन। बहुत शानदार है ये, जान लीजिए, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, इसी में यह पात्र है प्रियंगु मंजरी, और यही जो है कि उस कथन को बोली है। क्लियर हो गया ना? चलिए, तो यहाँ एक के साथ सब सधे वाली बात है। एक प्रश्न से आपको 2-3-4 प्रश्न आपको मिल जा रहे हैं। चलिए 89 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं कि किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है? तो जाहिर सी बात है, कोई नहीं है, बस केवल राम कुमार वर्मा का एक छत्र राज्य है जो राष्ट्रीय और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किए हैं। ठीक है ना? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब ये भी जानिए। सही अनुक्रम जानने के लिए सबसे पहले इनके जीवन काल को तो जानना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो देखिए, तो अब आपका जो श्रीधर पाठक की बात अगर किया जाए, श्रीधर पाठक, तो श्रीधर पाठक का जन्म है 1859। ये कब का है? 1859। क्लियर? चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात अगर किया जाए तो 1865। कब का है ये? 1865। ठीक है। अगर गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात अगर किया जाए तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही की बात अगर किया जाए तो इनका जो है कि है 1883। कब का है? 1883। अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात अगर किया जाए तो राम नरेश त्रिपाठी का 1889। 1800 क्या है? 89। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए एकदम यही विकल्प आपका सही है। इसी क्रम से ये सबका आ रहा है, तो विकल्प नंबर ए ही सही है। श्रीधर पाठक का 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का 1883 और राम नरेश त्रिपाठी का 1889। ठीक है। इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके ढेर शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है किससे है? अब आपको ये बताना है। क्या 84वें श्रवण की वार्ता से है? नो, इससे नहीं है। क्या चंद छंद वर्णन की महिमा से है? बिल्कुल सही, इसी से, क्योंकि चंद छंद वर्णन की का ये वो एक भाषा है, और आप जानते हैं कि ये हिंदी गद्य का प्रथम शुरुआत यहीं से, वो कवि गंग की ये रचना है, और हिंदी गद्य का मतलब प्रथम ये रचना भी माना जाता है। ठीक है ना? तो यहीं से ये लिया गया है। ठीक है। आइए 92 नंबर का क्वेश्चन, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना
कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है। तो 92 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लिया जाए। तो यह भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति है, वो अतिरेकवादी पूर्णता को तुष्ट करना कब रहा आसान, ठीक है ना। यह कथन जो है भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह्य स्थिति से है। आगे देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। अज्ञेय की रचना इसमें से कौन है, आपको ये बताना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जानते हैं कि हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। आइए 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, वह कौन सी काव्यकृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है। कौन सी काव्यकृति इसमें से गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है, आपको ये बताना है। तो अब देखिए, नाश और निर्माण है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है। शिलापंख चमकीले है, हाँ बिल्कुल है। छाया मत छूना क्या है, हाँ ये भी है। अब बच रहा क्या, बुनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी किसका है, अब आपको ये बताना है। और ये आपका विकल्प है कि ये माथुर जी का तो नहीं है। तो जब माथुर जी का नहीं है तो बुनी हुई रस्सी है किसका, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक, 95 नंबर का क्वेश्चन, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। तो देखिए, यह विजय देव नारायण शाही हैं। कौन है, विजय देव नारायण शाही। चलिए आगे देखिए, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है। तो एक बूंद सहसा उछली आप जानते हैं किसका है, अज्ञेय का है। तो जाहिर सी बात है ये अज्ञेय का ही ये है, ठीक है ना। ये पंक्ति उनका है तो अज्ञेय का ही है ये। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया। क्या कहा गया, राहों का अन्वेषी, मतलब राहों का खोज करने वाले। तो निश्चित है कि आप इसको जानते हैं कि तार सप्तक के जो कवि हैं इनको कहा गया राहों का अन्वेषी। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, तो यह आपको बताना है। तो ABCD चारों विकल्प आपके सामने, खाली स्थान में भरना है। तो कब यह कहना चाहता है कि व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, यानी कि यही सटीक यहाँ बैठेगा, यानी कि डी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 99 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है। तो तार सप्तक के कवि कौन है, आपको ये बताना है। तो तार सप्तक का मतलब मित्रों ये जानिए कि प्रथम तार सप्तक की बात यहाँ की जा रही है। किस तार सप्तक की बात की जा रही है, प्रथम तार सप्तक की बात की जा रही है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई सब तो तार सप्तक में थे, कोई पहले में था, कोई दूसरे में था, कोई तीसरे में था, सब तो थे। इसमें जो भी नाम दिया गया किसी न किसी तार सप्तक के हैं, लेकिन ये पूछ रहा है तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक जिसको हम कह सकते हैं। तो केवल अज्ञेय थे, बाकी लोग तो दूसरे तार सप्तक के थे, ठीक है। आइए हम लोग 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन, और यही आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। फिर 25 क्वेश्चन को श्रृंखला हम और लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी शानदार ढंग से होती रहेगी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था। तो आप इसको जानते हैं कब हुआ था, बिल्कुल जानते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, बार बार इसको पढ़ाया गया है, सन 1936 में। अब इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन और ये कहाँ हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है ना। तो अब तक अगर आप हमारे साथ बने रहे तो निश्चित है कि आप मेरे दिल अजीज हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे अपने हैं, और आप कुछ जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए अब तक आप बने हुए हैं, इसलिए आप महान हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।